नमस्कार, ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संघ संवाद में आज आपका स्वागत है। नोएडा से बात करेंगे ब्रह्मदेव शर्मा जी से। आप कई ब्राह्मण सभाओं के संरक्षक के तौर पे काम कर रहे हैं, ब्राह्मण हितों के पैरोकार हैं। आज के वीडियो में ब्रह्मदेव शर्मा जी से जानने की कोशिश करेंगे आप ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणत्व को कितना समझते हैं, उनकी स्थिति को क्या समझते हैं, कैसा आकलन कर पाते हैं, उनकी हित के लिए क्या क्या योजनाएं हो सकती हैं और आप किस तरीके से लगे हैं। हमारे कार्यक्रम में स्वागत है आपका शर्मा जी। ब्राह्मण हितों के पैरोकार के तौर पे आप लगातार दशकों से काम करते आ रहे हैं। ऐसे में ब्राह्मणों की स्थिति आज के वक्त में देश में क्या मानते हैं? ब्राह्मणों के हित की स्थिति जो है वो कहीं एक क्षेत्र से नहीं नापी जा सकती जब तक पूरे देश को लेकर के ब्राह्मणों का सारा सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास नहीं किया जाए। कहीं ब्राह्मण बहुत धनाढ्य है, संपन्न है, सत्ता में है, बिजनेस में सब कुछ है, पर कहीं ब्राह्मण रिक्शा चला रहा है, लैट्रिन बाथरूम धो रहा है। कश्मीर का ब्राह्मण रोड पर पड़ा हुआ है, उसका कोई पूछने वाला नहीं है, सहारा देने वाला नहीं है। तो एक क्षेत्र को लेकर के एक क्षेत्र का ब्राह्मण सबल है, सबल अच्छा है, प्रबल है, उसको लेकर के ब्राह्मणों के विकास की स्थिति का आकलन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों के विकास की स्थिति का आकलन तब किया जा सकता है कि जब सारा ब्राह्मण हम जो है, जिसको हम ब्राह्मण समाज कहते हैं, जो हमारा 20% पूरे भारत का करीब 20-25 करोड़ ब्राह्मण है, विदेशों में भी काफ़ी ब्राह्मण हैं, ये सब मिला करके एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे से जुड़ें, संगठित हों। संगठित होने से शक्ति बढ़ेगी, शक्ति बढ़ने से आपके जो अधिकार है उनका रक्षा होगी, अधिकारों की रक्षा होगी तो आपको सम्मान मिलेगा। देखिए, राजनीतिक तौर पर ब्राह्मण का पतन हुआ है। जब हम छोटे थे, पढ़ते थे, तो हमारे साथ साथ चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण होते थे, अधिकांश अधिकारी IAS IPS ब्राह्मण होते थे। आज वो कहाँ है? बिल्कुल नहीं है। इसका कारण हो सकता है आरक्षण हो सकता है, इसका कारण ये हो सकता है कि सरकारें बदलने के साथ ब्राह्मणों के साथ में जो 2 नंबर का व्यवहार किया गया। आज आप देखिए पूरे भारत में एक भी ब्राह्मण कहने लायक चीफ मिनिस्टर नहीं है। एक ममता बनर्जी को ले लें, वो भी आदि ब्राह्मण है, आदि ब्राह्मण है भी, उसमें डाउट है लोगों को। तो जहाँ पर 20% ब्राह्मण रहता हो, पढ़ा लिखा ब्राह्मण हो, बहुत समझदार और प्रगतिशील ब्राह्मण हो, सबको समाज को दिशा देने वाला ब्राह्मण हो, उस ब्राह्मण को राजनीतिक स्तर पर यदि वो सम्मान नहीं मिलेगा, वो स्थान नहीं मिलेगा, तो हम आज अच्छा नहीं कह सकते कि ब्राह्मणों के लिए बहुत अच्छा हो गया है। ब्राह्मण संघर्ष कर रहा है, ब्राह्मण अधिकारों की मांग कर रहा है, ब्राह्मण रोड पर उतरा हुआ है, सभाएं कर रहा है, ब्राह्मण रो रहा है, ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनका कोई समाधान नहीं मिलता है। जो स्थान चाहिए परसेंटेज के हिसाब से, वो स्थान अभी नहीं मिल रहा राजनीतिक तौर पर। ऐसे में कारण क्या मानते हैं आप? क्या कौन से उत्तरदायी कारक तो होंगे ही कुछ? देखिए, कारण क्या है, कुछ ब्राह्मण जो है कम्युनिस्ट मार्ग के साथ से ग्रसित है, कुछ ब्राह्मण पुराना कांग्रेस के साथ पिछले हुए समय के साथ अपने को बदल नहीं पा रहा है, कुछ ब्राह्मण बीजेपी में चला गया, कुछ ब्राह्मण सब उसको लेकर के वह सर्वजन हिताय, सर्वजन के बसपा में चला गया, कुछ ब्राह्मण सपा के साथ चला गया। तो जो ब्राह्मण बढ़ता है तो कमजोर होता है, संगठित होता है तो मजबूत होता है। तो यदि ब्राह्मण नहीं बढ़े, जैसे यूपी में ले ली, यूपी में करीब 16% ब्राह्मण है, 2% भूमिहार वगैरह मिलाकर 18% हो जाते हैं। 18% की संख्या के हिसाब से न तो हमारे MLA हैं यहाँ पर, न हमारे मंत्री हैं। 18% होना चाहिए हमारा कोटा, नहीं है, वो किस लिए हो पाता है? 5% इधर चला गया, 2% इधर चला गया, 1% इधर, वो रह जाके 12-14% बीजेपी के साथ रह जाएगा। समय के साथ में देश काल वातावरण के अनुसार ब्राह्मणों को अपने को ढालना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा, समय के साथ चलना पड़ेगा। समय की चाल को आप पहचानेंगे, समय को पकड़ेंगे तो आप प्रोग्रेस कर पाएंगे, तब तो पिछड़ जाएंगे। एक दूसरे की कमी ढूंढने में, सत्ता के सुख भोगने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहेंगे तो कोई फायदा नहीं, किसी का फायदा नहीं होगा। कहते हैं कि ब्राह्मण सबसे ज़्यादा अपग्रेडेड है इस टाइम, अपने आप को अपडेट करके चल रहा है। सारी पार्टियों के प्रवक्ताओं के तौर पे ब्राह्मण होते हैं। आमतौर से ब्राह्मण संगठन देश में बहुत सारे बने हैं,
ब्राह्मण नेता ब्राह्मण हितों की पैरवी करने का दावा करते हैं, इसके बाद भी ब्राह्मणों की स्थिति, आप क्या मानते हैं कि ब्राह्मण हित को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज कौन करता है? IAS IPS कुर्सी को होता है वो ब्राह्मणों को इग्नोर करता है, कभी ब्राह्मण का काम नहीं करेगा। जैसे रिटायर होता है उसको ब्राह्मण संगठन याद आते हैं। ऐसे ही मैं मानता हूँ आपकी बात को, जितने प्रवक्ता हैं सारी पार्टियों ब्राह्मण हैं, पर वो किसी का काम करके राजी नहीं है, किसी ब्राह्मण को आगे बढ़ के देने के लिए तैयार नहीं है। रहा सवाल सत्ता का भागीदारी का, सत्ता की भागीदारी के लिए कुछ लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं, उसके बाद समाज को पीछे छोड़ देते, समाज की परवाह नहीं करते, समाज से जुड़ते नहीं। जब तक आप समाज से जुड़ेंगे, समाज के दुख दर्द को नहीं समझेंगे, कहाँ गरीबी है, कहाँ भुखमरी है, कहाँ अत्याचार हो रहा है, कहाँ बेरोजगारी है, कहाँ शिक्षा का अभाव है, ब्राह्मण क्यों कमजोर हो रहा है, इस पर जब तक चिंतन नहीं करेंगे तो आपके सत्ता में बैठने का कोई फायदा नहीं है। आप अपने व्यक्तिगत रूप से अपने परिवार का भला कर सकते हैं। समय एक ये था बीजेपी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ब्राह्मण, अपने जो है उपाध्याय जी जो थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी वो ब्राह्मण, अटल बिहारी वाजपेयी जो इनके स्तंभ हैं वो सब ब्राह्मण थे। उन्हीं से पार्टी आज यहाँ तक आई है। उसके बाद आज ब्राह्मणों को क्या हाल है, कितने को पूछते हैं आगे जा करके, कितने राज्यपाल ब्राह्मण बनाए। यूपी में 3 पोस्ट है मेन, भाई राज्यपाल की पोस्ट है, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट है और जिला पार्टी अध्यक्ष की पोस्ट है। तीनों में एक ही ब्राह्मण नहीं है, एक भी ब्राह्मण है, लेकिन मुख्य सचिव तो ब्राह्मण है उत्तर प्रदेश। मुख्य सचिव तो अपनी योग्यता से, यदि आपको कोई योग्य आदमी मिल जाता है उसे हटा के दूसरा बैठा दे, वो अपनी योग्यता से है, काम से है, वो उस ब्राह्मण इसलिए नहीं है वो। यानी ये खेद है, आप लोगों को क्षोभ है इस बात का। तो भाई 3 बड़ी पोस्टों में से एक ही ब्राह्मण के पास नहीं है, और सबसे ज्यादा संख्या ब्राह्मण है, सबसे ज्यादा वोट ब्राह्मण है आपका। अब ब्राह्मण संगठनों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की इस बार की सत्ता सिर्फ ब्राह्मणों ने बचाई है। नहीं, बिल्कुल, यदि ब्राह्मण 10% हट गया होता बीजेपी से तो इनका 46% है वो 36 हो जाता, और सपा से जुड़ जाता तो 32 का 42 हो जाता, सारी सत्ता पलट जाती, समीकरण बदल जाते पूरे। ये ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा काम किया, सबने संगठन, हम 1.5 महीने तक मैं लखनऊ पढ़ा रहा अपने पैसे से, अपने खर्चे से, सारे ब्राह्मण संगठनों को एक किया, सर्वजनिक मोर्चा बनाया, जाके ब्रजेश पाठक जी से, दिनेश शर्मा जी से, माननीय अशोक वाजपेयी जी, सबसे मिलकर के स्वतंत्र देव सिंह के सामने जाकर के हमने समर्थन दिया बीजेपी को, बिना किसी शर्त के समर्थन दिया। आज उनकी दायित्व बनता है कि हमने जो समर्थन दिया तो हमारी समस्या है कि हमसे पूछें, हमारे दुखों को दूर करें। डिप्टी सीएम के तौर पे ब्रजेश पाठक बेमिसाल पारी शुरू ही कर चुके हैं, शायद अब कितने वो खरे उतरते हैं ब्राह्मण सभाओं के, ब्राह्मण समाज के युवाओं के हित के लिए, वो तो वक्त की मांग है। ऐसे में आप कई ब्राह्मण सभाओं के संरक्षक के तौर पे अपने को रखते हैं सामने, तो दर्द को समझते हैं ब्राह्मणों के। ब्राह्मण युवा स्वावलंबी हो, इसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, 3 चीज़ें बहुत जरूरी हैं। ब्राह्मण अपने को जब तक नहीं पहचानेगा मैं क्या हूँ, मैं किसका वंशज हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, पिछलक को जब तक बना रहेगा तब तक अपने को भाई संघर्ष करना पड़ेगा। मैं भी गांव से आया था, मेरे पिताजी किसान थे, खेती करते थे, वहाँ से संघर्ष किया मैंने। 1970 में बांग्लादेश को मान्यता, तो उस समय 16 साल का था, जेल गया दिल्ली में। 1972 में शिमला समझौता रद्द करो, उस समय मैं जेल गया 18 साल का। और 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उसके विरोध में मैं मीसा में, आज मैं लोकतंत्र सेनानी, सरकार मेरे को पेंशन देती है, सब कुछ देती है। संघर्ष किया हमने, संघर्ष के साथ अपने को पहचाना कि हम ब्राह्मण हैं, परशुराम के वंशज हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं, हमारे अंदर इच्छा शक्ति का एक प्रबल जो है प्रभाव बहे या हमको कोई प्रभावित करे, ऐसे समाज मिले, ऐसे लोग। पर आज लोग हैं भटक रहे हैं, आज लोग क्लबों में जा रहे हैं, पार्टियों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, संस्कार नहीं रहे। पहले संस्कार होते थे, बच्चों को मंदिर ले जाते थे, बच्चों को बताते थे हमारे भगवान है, हमारे वेद हैं, पुराण है, हमारी सारी इतिहास क्या है, क्योंकि इतिहास तो वैसे ही छुपाया गया हमसे, पूरा इतिहास तो पढ़ाया नहीं गया, कम्युनिस्टों ने सारा इतिहास को भंग कर दिया, इतिहास बचा ही नहीं था, इतिहास छोड़ा ही नहीं, और जो बचा था आप वो नहीं मिलता अपने को। तो जब तक हमको ये नहीं, देखिए पैसे से आदमी बड़ा नहीं होता, आदमी बड़ा होता है आपके अंदर जो शिक्षा है, योग्यता है और इच्छा शक्ति है, और आपका योग प्राणायाम से शरीर स्वस्थ है। आप में यदि ये गुण है तो आप अपने आप जहाँ जहाँ की ऊंचाई चाहते हैं ऊंचाई ले सकते हैं।
तो मैं युवाओं को यही कहूँगा कि भाई यदि आपको असली ब्राह्मण की वो करना है तो अपने पूर्वजों को देखो। हमारे पूर्वजों ने क्या किया, जंगलों में तपस्या करते 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 सातों लोगों का उनको ज्ञान हो गया कि दुनिया में क्या है बैठे बैठे। तुलसीदास जी महामूर्ख जैसा आदमी कितना विद्वान पंडित बना, रामचंद्र मानस की रचना कर गया। तो ऐसा नहीं है, अपना जो है युवा सोचेगा, इच्छा शक्ति पैदा करेगा, शिक्षा और संस्कार से परिपूर्ण होगा तो उन्नति करेगा। पतन का कारण यही है। आज ब्राह्मण यदि कर्मकांडी होगा ना और 10 रुपए की पत्रा लेके गंगा के किनारे भी बैठ जाएगा, यदि ईमानदारी से बैठेगा, हस्तरेखा देखेगा, समय देखेगा लोगों का, तो उसको पेट भर सकता है। पर हम वो नहीं करते, हम वो नहीं करेंगे। हमको कुछ भी काम करना पड़े, गंदे से गंदा काम करना पड़े, पर हमारे पास एक मोटरसाइकिल होनी चाहिए, हमारे पास 20,000 का मोबाइल होना चाहिए, एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए घुमाने के लिए, शाम को पीने के लिए, पौआ के लिए पैसे होने चाहिए, और लड़की को घुमाने के लिए, पिक्चर दिखाने के लिए। ये जो हमारा जो पतन हुआ है, जो भटका है, ये है सारा पतन का कारण। ब्राह्मण आज भी कहीं भी पत्रा लेके बैठ जाएगा, कहीं भी भजन पूजा ध्यान करेगा, अपना पेट भर लेगा, पटवार का पेट भर लेगा। लेकिन शर्मा जी यहाँ इस जगह पे भी तो गैर ब्राह्मणत्व का कब्जा है, गैर ब्राह्मणवाद पनपा है कर्मकांड में, आध्यात्म में। बाबाओं को देखिए, आज तमाम ऐसे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे जो कई जेल में हैं, कई जेल के बाहर हैं, कई उत्पात कर रहे हैं, लेकिन गैर ब्राह्मण हैं। वहाँ भी तो एक चुनौती है। नहीं, चुनौती नहीं है, चुनौती हमने पैदा की, हमने अपने को भुला दिया। यदि हम विद्वत्ता में आज हम किसी से साथ साथ करने बैठते हैं, चाहे किसी जाति का बाबा हो, ये तो पढ़ा लिखा नहीं होगा, कुछ नहीं जानेगा, आधे से ज़्यादा जेल में, सारे भ्रष्ट है सब। ये बाबा थोड़ी है, सब पाखंडी है, ये बाबा नहीं है। ब्राह्मण कोई जेल में दिख रहा है, क्योंकि जब तक आपके अंदर समर्पण का भाव नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, देश के प्रति संवेदना नहीं होगी, तो आप बाबा नहीं हो सकते। सन्यासी का मतलब ये होता है कि सब कुछ छोड़ करके राष्ट्र के हित में, देश के हित में, धर्म के हित में जो काम करता है वो वास्तव में बाबा है या सन्यासी है। हम लोगों में वो चीज़ नहीं रही अब, जिनमें है आज बढ़िया ठीक चल रहे हैं। आज इतने शंकराचार्य हैं और लोगों को देखो कहीं कोई आक्षेप है, किसी पे कोई दाग लगा है। भारतीय इतिहास में एक नाम आता है कालिदास का। कालिदास अग्निमित्र और मालविका, मालवा नरेश की पुत्री मालविका के पुत्र मालविकाग्निमित्रम को लेके एक छोटे से शब्द को लेके एक खंड काव्य मालविकाग्निमित्रम की रचना करते हैं। जब तक इतनी ताकत नहीं आ जाती ब्राह्मणों में, तब तक ब्राह्मण बुराइयों से दूर नहीं हो सकता, ऐसा आपका मानना है? नहीं, अपने देखिए शिक्षा के साथ संस्कार, तो शिक्षा जो हमारी है ना वो हमें संस्कार नहीं सिखाती। वो गाय से गधाई सिखाती है, गाय से गधाई सिखाती है, गाय से गाय नहीं सिखाती। तो शिक्षा जो अपभ्रंश हो गई है उसकी पूर्ति के लिए हमको अपने परिवार में, अपने समाज में इन बच्चों को संस्कार भी देने पड़ेंगे कि भाई शिक्षा तो दो, आप अंग्रेज भी पढ़ो, गणित भी पढ़ो, साइंस भी पढ़ो, साथ साथ में अपने जो है जो उपनिषद है, गीता है, रामायण है, हम क्या हैं, क्यों हैं, तिलक क्यों लगाना चाहिए, शिखा क्यों रखनी चाहिए, सूत्र क्यों करना चाहिए, इन सब चीज़ों के माँ बाप के पैरों की पूजा क्यों करनी चाहिए, उनको गाय को, गंगा को, गीता को, इनका आराधना क्यों करनी चाहिए। संस्कार भी हमको जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम जो सही दिशा में नहीं जाएंगे, भटक जाएंगे। आप लोगों की इस दिशा में किस तरीके के प्रयास हैं? शायद जहाँ भी हमारे जो सम्मेलन होते हैं, सम्मेलन में हम 3 चीज़ों पर बहुत ध्यान देते हैं। पहला ध्यान रहता हमारा कि भाई समाज कैसे ही संगठित हो, संगठित होगा तो शक्ति आएगी, शक्ति आएगी तो अधिकारों की रक्षा होगी। तो पहला तो हमारा उद्देश्य होता है कि समाज कैसे हमारा संगठित हो। दूसरी बात क्या होती है कि समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं, जो संस्कार का अभाव हो गया है, वो बच्चों में कैसे पैदा किया जाए। तीसरी बात ये रहती है कि हम किसी समाज में और लोगों को अधिक से अधिक अपने साथ जोड़ करके चलने में कितना सक्षम हो सकते हैं, उनका कैसे साथ लेके चल सकते हैं। तो ब्राह्मण मार्गदर्शक की भूमिका में होता है। सनातन के गुलदस्ते में सबसे जो बड़ा पुष्प है वो ब्राह्मण है, उसको लेकर के आदर्श मान करके लोग उसका जो है अनुसरण करते हैं। तो तीसरा प्रयास रहता है कि हम समाज से कटने जाए, बाकी जो लोग हैं वो भी हमारे साथ जुड़े रहें। ये नहीं हो कि ब्राह्मण अलग हो गए, बाकी अलग हो गए, कटता पैदा नहीं करना, हमको सबको जोड़ना है।
तो वसुधैव कुटुंबकम का जो संस्कृत का जो श्लोक दिया है ब्राह्मणों ने दिया। ब्राह्मण समाज के सभी लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, संदेश ये कि ये देखिए, स्वभाषा स्वभेष स्वधर्म, अपना समाज, अपने संस्कार, अपने पूर्वज, इन पे हम गर्व करें। इन पे हम गर्व करेंगे तो कहीं न कहीं हमारे अंदर एक जो है एक अदृश्य शक्ति पैदा होगी और हम जो है दुनिया में अपने को सिद्ध कर सकेंगे कि हम वास्तव में ब्राह्मण हैं। यदि ये चीज़ें नहीं होंगी तो कितना ही कहते रहें हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण हैं, रटते रहो तो उसका बहेलिया वाला आएगा, बहेलिया आएगा, कबूतर पकड़ेगा। वास्तव में हम मिलकर के संगठित होकर के एक दूसरे के दुख को देखते हुए उसका सहयोग करें, बाकी समाज के साथ भी जुड़ें और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा दें, तो ये सब चीज़ें होंगी। आज क्या हो रहा है, ब्राह्मणों में जनसंख्या कम होती चली जा रही है, शादियाँ कम हो रही हैं, कर नहीं रहे, कर रहे हैं तो बच्चे नहीं हो रहे। ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। इसको रोकना पड़ेगा। हर ब्राह्मण की शादी होनी चाहिए, उसके 2 या 3 बच्चे होने चाहिए। आपको अपना आगे जो है परिवार चलाना है, जो पूर्व जो हमको जो छोड़ के गए उसको आगे बढ़ाना, तो उसके लिए तो आगे तो भाई मानव सृजन ही काम आएगा ना। आगे बच्चे नहीं होंगे तो आगे समाज खत्म हो जाना है, कल को फिर कहाँ से लाओगे आप? तो ये मेरा तो यही है, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं पुरुष हों, ब्राह्मण के सम्मान के लिए, ब्राह्मण की शक्ति के लिए, ब्राह्मण के उत्थान के लिए जो हम कर सकते हैं सब लोग मिलकर करें, स्वेच्छा से करें, किसी के कहने से दबाव से नहीं करें, स्वेच्छा से करें। आपने हमारी मीडिया के साथ हमारे साथ बात करने का वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसी ही किसी दूसरी शख्सियत के साथ आपकी भेंट करवाएंगे, उनसे भी हमारे इसी तरीके के सवाल होंगे, उनसे पूछेंगे कि आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं और आपसे समाज क्यों, कैसे, कब जुड़े। बहुत ध्यान से रहिए, बने रहिए। धन्यवाद, दोस्तों।